हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीपा कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू। आज बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट में हमारा टॉपिक है महादाजी सिंधिया। इससे पहले हमने पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ा और हमें पता है कि पानीपत के युद्ध में मराठा परास्त हुए थे और अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। लेकिन मराठे जो हैं वो कुछ समय पश्चात महादाजी सिंधिया, नाना फड़नवीस और अन्य महत्वपूर्ण मराठों के रूप में उठ खड़े हुए और आगे चलकर उन्होंने अंग्रेज़ों न केवल मराठा जाति को सशक्त किया बल्कि अंग्रेज़ों के साथ भी अंग्रेज़ जो थे वो उनकी शक्ति से डरते थे, इसीलिए आगे चलकर उन्हें अंग्रेज़ों के साथ भी युद्ध करने पड़े। तो देखिए, हम यहाँ पर जो महादाजी सिंधिया की पानीपत के तृतीय युद्ध की पराजय मराठों के लिए एक गहरा आघात थी। परंतु सन 1782 की सालाबाई की संधि, जो कि महादाजी सिंधिया और अंग्रेज़ों के मध्य हुई थी, उसने मराठा सरदारों की क्षीण हुई शक्ति में पुनः नवीन चेतना का संचार किया और अब मराठों के सामने प्रमुख रूप से दो कार्य थे। एक था कि दक्षिण में टीपू की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाना और दूसरा दिल्ली में पुनः मराठा शक्ति की पुनर्स्थापना करना। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए मराठा साम्राज्य के दो नायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए पेशवाई के लड़खड़ाते कदमों व मराठा राज्य को नवजीवन प्रदान किया। ये दोनों महान राजनीतिज्ञ कौन थे? महादाजी सिंधिया और नाना फड़नवीस। सिंधिया जो थे वो उस वंश के प्रथम व्यक्ति राणोजी को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने एक जागीर प्रदान की थी और राणा जी के 5 पुत्रों में से महादाजी उनके औरस पुत्र थे। महादाजी के जीवन का प्रारंभ एक उच्च सैनिक के रूप में हुआ। पेशवा माधवराव ने उनके महत्व को समझते हुए उन्हें ग्वालियर का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया। 1772 में महादाजी के प्रयत्नों से ही मुग़ल सम्राट शाह आलम को दिल्ली के तख्त पर पुनः आसीन किया गया, क्योंकि इस समय औरंगजेब के पश्चात मराठों की शक्ति दिन प्रतिदिन मुग़लों की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही थी। तो मुग़ल सम्राट शाह आलम को गद्दी पे बैठाने में भी इनका महत्वपूर्ण हाथ रहा। 10 वर्ष तक दक्षिण में रहने के पश्चात सालाबाई की संधि के बाद महादाजी ने पुनः उत्तर भारत की ओर ध्यान दिया। नवंबर सन 1784 में मुग़ल सम्राट ने महादाजी को वकील ए मुतलक की उपाधि प्रदान की, किंतु महादाजी ने नायब वकील ए मुतलक का पद स्वीकार किया, क्योंकि उनका मानना था कि वकील मुतलक जो है वो सम्राट होना चाहिए। साथ ही मुग़ल साम्राज्य की समस्त व्यवस्था का भार भी महादाजी को सौंप दिया गया। जब शाह आलम आर्थिक संकट से गुजर रहे थे तब उसने महादाजी को बुलाया और दिल्ली की ओर बढ़ते हुए 27 जुलाई 1782 को महादाजी ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त की और 1784 में गोहद पर अधिकार कर मुग़ल सम्राट शाह आलम के पास आगरा पहुँचे। महादाजी ने मुग़ल दरबार में अनेक विद्रोहियों का सामना करते हुए बहुत सा समय और धन नष्ट किया और उन पर इस समय लगभग 80 लाख रुपए का ऋण चढ़ गया। नाना फड़नवीस व अंग्रेज महादाजी के बढ़ते प्रभाव को संदेह की दृष्टि से देखते थे, परंतु अंग्रेज़ों व मराठों के मध्य सालाबाई की संधि कराने का श्रेय महादाजी सिंधिया को ही दिया जाता है।
इस संधि के अवसर पर अंग्रेजों ने दिल्ली में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन दिया, साथ ही उनके कार्यों में हस्तक्षेप न करने का भी अधिकार दिया। भड़ौच इस संधि के परिणाम स्वरूप ही महादाजी को मिला। अब क्योंकि दक्षिण भारत से चलकर मराठे उत्तर भारत में अपनी सत्ता की स्थापना करना चाहते थे, वहाँ से अधिक चौथ वसूल करना चाहते थे, तो अब हम उस चीज़ को देखते हुए उस एस्पेक्ट को देखते हैं कि महादाजी की सैन्य उपलब्धियाँ राजस्थान में अधिक रहीं, क्योंकि जयपुर के सम्राट जयसिंह की मृत्यु के पश्चात उनके 2 पुत्र थे, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह। उनमें उत्तराधिकार के लिए संघर्ष छिड़ गया। महादाजी ने पहले ईश्वरी सिंह और बाद में माधो सिंह का साथ दिया। माधो सिंह द्वारा मराठों को चौथ देने का वायदा करने के उपरांत भी जब 1786 तक जयपुर ने न तो मुगलों को वार्षिक कर दिया और न ही मराठों को चौथ मिली। अतः मुगल सम्राट के नायब वकील मुतलक होने के कारण महादाजी ने जयपुर से दोहरे धन की मांग की। कर वसूली के संबंध में महादाजी का जयपुर नरेश प्रताप सिंह के साथ संघर्ष हुआ। बहुत से मुगल सैनिक राजपूतों से जा मिले और सिंधिया ने स्वयं एक सेना का गठन किया। सिंधिया का ये मानना था कि यदि हम अपनी सेना का गठन पाश्चात्य ढंग पर कर लें तो संभवतः हमारी जो जीत है वो ज़्यादा होगी या हमारी सेना ज़्यादा सशक्त होगी। अतः जब उन्होंने ये पाश्चात्य ढंग से सेना का गठन करने की बात सोची तो कुछ मराठों को उनकी ये जो बात थी ये पसंद भी नहीं आई, क्योंकि वो मानने लगे थे कि संभवतः इनका झुकाव जो है वो अंग्रेज़ों की तरफ होता जा रहा है। परंतु प्रताप सिंह की सहायता, जब ये राजपूतों से चौथ वसूल करने की बात चल रही थी, उसी समय प्रताप सिंह की सहायता हेतु जोधपुर नरेश भीम सिंह 10,000 सैनिक लेकर आ गए। 28 जुलाई 1787 को तुंगा के युद्ध में महादाजी को विवश होकर पीछे हटना पड़ा, लेकिन 3 वर्ष पश्चात 1790 में महादाजी पुनः जयपुर आए और 20 जून 1790 को पाटन के युद्ध में उन्होंने जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेनाओं, क्योंकि जयपुर का साथ जोधपुर दे रहा था, तो उनकी संयुक्त सेनाओं को परास्त किया। महादाजी सेना लेकर जोधपुर की तरफ चल दिए और 10 सितंबर 1790 को मेड़ता के युद्ध में जोधपुर की सेनाएं परास्त हुईं। परास्त नरेश से महादाजी को 60 लाख रुपए, सांभर व अजमेर के परगने प्राप्त हुए। इसी प्रकार फरवरी 1791 में जयपुर के साथ संधि हुई, जिसमें चौथ के 17 लाख रुपए तथा मुगल सम्राट के वार्षिक कर की उचित रकम तय की गई। जब महादाजी प्रारंभ में तुंगा के युद्ध में पीछे हट गए थे, उस समय शाह आलम को ने ऐसा लगा कि अब इनका पतन, महादाजी का पतन निश्चित है। अतः शाह आलम ने महादाजी का पतन मानकर एक पठान नेता गुलाम कादिर के संरक्षण में चले गए और उसने शाह आलम को पदच्युत कर दिया, मतलब उनके पद से हटा दिया। 1788 में महादाजी ने पुनः उन्हें गद्दी पर बैठाया शाह आलम को, और तुंगा के युद्ध के समय महादाजी ने नाना फडणवीस से जब सहायता की मांग की तो उनके द्वारा उन्हें सहायता प्राप्त नहीं हो पाई, क्योंकि नाना फडणवीस का ये मानना था कि महादाजी उत्तर भारत में अपनी शक्ति बढ़ाए जा रहे हैं और सहायता करने पर संभवतः वो और अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। तब 1792 में महादाजी जो हैं वो पूना की तरफ चले और इसी उद्देश्य से गए कि संभवतः वहाँ रहकर, कुछ समय रहकर वे नाना जी के साथ अपने संबंधों को सुधारेंगे और उन्हें जो गलतफहमियाँ हो गई हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे।
जब महादाजी वहाँ पहुँच रहे थे तब नाना फडणवीस ने कॉर्नवालिस से भी सहायता चाही थी, लेकिन कॉर्नवालिस द्वारा उनकी सहायता नहीं की गई, वो उसमें असफल रहे। महादाजी ने लगभग 2 वर्ष तक पूना में रहकर नाना के संदेह को दूर करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इसी बीच महादाजी सिंधिया व होलकर में प्रतिद्वंद्विता आरंभ होने पर सिंधिया के सेनानायक डी ब्रायन ने 1793 में होलकर को लाखेरी के युद्ध में परास्त किया, जिससे सिंधिया की प्रतिष्ठा पूना में भी बढ़ गई। कुछ समय पश्चात 1793 में महादाजी बीमार हो गए और 12 फरवरी 1794 को मराठा साम्राज्य का यह आधार स्तंभ परलोक सिधार गया। तो अगर हम उनके मूल्यांकन की कि उनमें कौन कौन से गुण थे, किस प्रकार उन्होंने मराठा जाति की सेवा की, तो इसलिए अगर हम उनके मूल्यांकन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अपने जीवन के दीर्घ काल में सिंधिया ने अशक्त मराठा जाति में नव जीवन का संचार किया। इसीलिए ग्रांड डफ ने उन्हें उच्च कोटि का विजेता बताया। अपनी विजयों के माध्यम से उन्होंने उत्तरी भारत में मराठों के लुप्त होते हुए गौरव को पुनः स्थापित किया। शाह आलम को मराठा संरक्षण में लाकर दिल्ली की राजनीति पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। महादाजी सिंधिया अपने युग के सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ कहना चाहिए और सैन्य संचालक थे। अंग्रेजों के साथ संघर्ष करने के उपरांत वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सेना को सुदृढ़ करने के लिए उसका पश्चिमीकरण आवश्यक है। तभी उसने फ्रांसीसी सेना नायक को अपनी सेना में नियुक्त किया। परंतु कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सिंधिया ने सेना का पश्चिमीकरण कर उसे राष्ट्रीय भावना से हीन कर दिया, क्योंकि मराठे जो थे जब वो दक्षिण भारत में थे तो वो छापामारी युद्ध प्रणाली अपना रहे थे और पानीपत में उनकी पराजय का कारण भी ये रहा कि वो मैदानी युद्ध था। अतः मराठों ने गुरिल्ला प्रणाली का परित्याग कर अंग्रेज़ों से अपना विनाश आमंत्रित कर लिया। वस्तुतः महादाजी एक महत्वाकांक्षी व आशावादी सेना नायक थे। अपनी विजय व पराजय को सहर्ष स्वीकार करते थे। प्रतिशोध की भावना उनमें सदा उग्र रही। क्रोध आने पर वे अपना संयम खो देते थे। यद्यपि नाना फडणवीस से संबंध सुधारने की, क्योंकि जब वो पूना गए थे उससे पहले भी नाना फडणवीस की उन्होंने समय समय पर सहायता की थी और उन्होंने उस बात को उन्हें याद भी दिलाया कि मैंने तब तुम्हारी सहायता की थी, लेकिन नाना फडणवीस से उनके संबंध मधुर नहीं हुए। वो उन पर संदेह करते रहे। सिंधिया सालाबाई की संधि के उपरांत अंग्रेज़ों के समर्थक बन गए थे, क्योंकि उन्होंने उनकी शक्ति का सही अंदाज़ा लगा लिया था। अतः मराठा जाति के प्रति किया गया उनका जो योगदान था, जो दिया उन्होंने कार्य किए, वो अमूल्य थे। सेवाएं उनकी अतुलनीय थीं। मेलिसन ने महादाजी के विषय में उपयुक्त ही लिखा है कि महादाजी सिंधिया की मृत्यु के साथ ही मराठों ने सबसे काबिल योद्धा और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ खो दिया। तो ये था महादाजी सिंधिया का परिचय। ये आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि महादाजी सिंधिया का मराठों के लिए क्या योगदान रहा। थैंक यू।